नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ हिना। कोरोना काल ने सभी के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया और इसका असर हर किसी के जीवन पर दिख रहा है। कोरोना काल में सरकार ने सभी विद्यालयों को बंद कर दिया था, जिस कारण निजी विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक तथा अन्य कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, जिसके चलते जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश वित्त विहीन प्रबंधक संघ के तमाम पदाधिकारियों ने धरना देना शुरू किया। रिपोर्ट देखिए। मार से परेशान बलरामपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश वित्त विहीन प्रबंधक संघ के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं तथा शिक्षकों ने विद्यालयों को तत्काल खोले जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल संघ के नेताओं का कहना था कि पिछले 11 महीनों से विद्यालय बंद है, जिसके कारण निजी विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक तथा अन्य कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट से उबरने के लिए विद्यालयों का खुलना बहुत जरूरी है। जब सब कुछ सामान्य हो चुका है तो फिर विद्यालय खोलने में क्या समस्या आ रही है। नेताओं ने दलील दी कि माध्यमिक की भांति जूनियर तथा प्राइमरी विद्यालय में भी कोविड नियमों का अनुपालन करते हुए पठन पाठन शुरू करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश वित्त विहीन प्रबंधक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। संघ के प्रदेश संयोजक जयप्रकाश मिश्रा ने कहा कि गत 11 महीने से विद्यालय बंद है, विद्यालयों की आय पूरी तरह से ठप हो चुकी है। इसके कारण अध्यापक तथा कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा। सभी लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने संगठन की ओर से सरकार से यह मांग करने के लिए यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और कहना चाहते हैं कि 4 मुख्य मांगे हमारी हैं। एक तो जिस प्रकार से सभी संस्थान खुल चुके हैं, सेवाएं बहाल हो गई हैं, उसी प्रकार से हमारे निजी जूनियर तक के विद्यालयों को भी खोल दिया जाए। दूसरे, केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपए कोरोना राहत राशि के रूप में जारी की थी, उसमें से सम्मानजनक राशि हमारे शिक्षकों को दिया जाए। तीसरे, बिजली के बिल का हम लोगों ने उपयोग नहीं किया है, इसलिए इस बिल को कोरोना के दौरान जो बिजली का बिल है उसको माफ़ किया जाए। और जो विद्यालय वाहन ऋण पर हम लोगों ने लिया है उसकी किस्त को तब तक टाल दिया जाए जब तक कि हमारे विद्यालय बंद है। इस पूरे मामले पर पूर्व वक्ताओं के माध्यम से आप समस्या जान चुके हैं। समाधान के तौर पर हमें बताना चाहेंगे कि सरकार जो भी गाइडलाइन तैयार करती है, हमारे प्रबंधक तैयार हैं। हमारे प्रबंधक चाहते हैं कि तुरंत विद्यालय को खोला जाए और जिस तरह से माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं उसी पैटर्न पर हमारे विद्यालय चलेंगे। सरकार को हम आश्वस्त करते हैं कि कोई भी रिस्क नहीं है और हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। हमारे बच्चे फील्ड में रहते हैं तो असुरक्षित माने जाते हैं, उनको कोरोना होने की संभावना है। गार्जियन पीड़ित हैं, अभिभावक शिकायत करते हैं कि विद्यालय तुरंत खुलवाइए, तुरंत विद्यालय खोलिए। हमारे बच्चे असुरक्षित हैं, हमारे बच्चे कैसे पास होंगे, कैसे जाएंगे अगली क्लास में, निरक्षर हो रहे हैं, पढ़ाई उनकी बहुत ही खराब हो रही है। ऐसे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को निजी विद्यालयों की ओर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल संघ ने प्रदेश सरकार के सामने 4 सूत्रीय मांग को लेकर पत्र रखा है, जिसे पूरा करना नितांत आवश्यक है। उनका कहना है कि 4 मांगों में कोरोना काल के दौरान बंद चल रहे विद्यालयों का विद्युत बिल समाप्त किया जाए। जिन विद्यालयों द्वारा कर्ज पर विद्यालय वाहन खरीदे गए हैं, उनका किस्त बगैर ब्याज के आगे बढ़ाया जाए। केंद्र सरकार द्वारा जारी कोरोना सहायता राशि में कुछ अंश वित्त विहीन विद्यालयों को भी सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाए तथा आर्थिक समस्या से जूझ रहे विद्यालय प्रबंधक द्वारा लिए गए बैंक की किस्तों को भी आगे बढ़ाया जाए। संघ के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार शुक्ला ने दलील दिया कि सरकार को जूनियर स्तर तक के विद्यालयों को तत्काल खोलना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई से छोटे बच्चे कुछ नहीं समझ पा रहे। विद्यालय खुलने से बच्चों का भी फायदा होगा और विद्यालय प्रबंधन भी आर्थिक संकट से उभर पाएगा। कहीं न कहीं अभिभावक भी अब चाहते हैं कि विद्यालय खोल दिए जाए।
मैं सरकार से यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे 10th और 12th के बच्चे जा रहे हैं या 6 to 8 के लिए जैसे जो चीज़ें चल रही हैं, बच्चों को कहीं ना कहीं एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सैनिटाइजर के साथ स्कूलों को भेजा जाए और स्कूल अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उन बच्चों को बैठाएं, दूर बैठाएं, उचित दूरी के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए बैठाएं और विद्यालय को खोला जाए, क्योंकि बच्चे जब घर में हैं वो कर दें। ऑनलाइन कहने की बातें हैं, ऑनलाइन बच्चा प्रॉपर कुछ नहीं पढ़ रहा है और उससे बच्चे का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। तो विद्यालय को खोले जाने की आवश्यकता है, बच्चे विद्यालय जाएं, एक नया माहौल बने, एक डर का माहौल जो था कोविड का वो हटे, क्योंकि एक 10 महीने से जो डर का माहौल बना हुआ है, बच्चे उस माहौल में खुद ही परेशान है। आपका बच्चा किस क्लास में? मेरा बच्चा क्लास 3rd में है और बेटी मेरी इसमें तो अगर UKG क्लास में। लिखित देने की हाँ, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है, सहमत हैं हम, क्योंकि बच्चे घर में पढ़ाई नहीं करें, पढ़ाई चीज नहीं हो पा रही है। वो कहने की बात है, घर में ऑनलाइन पढ़ाई हो जा रही है और बच्चों में उद्दंडता आ रही है। जो अनुशासन विद्यालय ने सिखाया था वो उद्दंडता में परिवर्तित हो चुका है। और मेरा बच्चा क्लास 3rd में है, सेंट्रल स्कूल बलरामपुर में। बच्चे इस काल में, छोटे बच्चे तो एकदम से ही ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी काम धंधे पर अपने चले जाते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि बच्चा अकेले मोबाइल से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है और बच्चों के अंदर इनडिसिप्लिन बढ़ता जा रहा है और अनुशासन नाम की चीज़ें धीरे धीरे खत्म हुई जा रही हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह बड़े क्लासेस को खोला गया है, उसी तरह स्कूलों को दिशा निर्देश दे करके और कोविड रूल्स को फॉलो करते हुए विद्यालयों को खोला जाए, जिससे हमारे बच्चे विद्यालय जा सकें और वो भी पढ़ाई लिखाई कायदे से कर पाएं। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पूरे देश के लोगों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। जनपद बलरामपुर की आज हम बात कर रहे हैं, जो निजी विद्यालय हैं उनके संचालक हैं, उनके सामने भी विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। जो स्टाफ है उनको वेतन देना है, पढ़ाई हो नहीं रही, स्कूल बंद है पिछले 11 महीनों से। निश्चित रूप से इनके सामने भी आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है कि कहां से वेतन दिया जाए, कैसे विद्यालय का खर्चा चले। विद्यालय के जो खर्चे हैं वो बंद नहीं हो रहे हैं, बिजली बिल बराबर आ रही है, जो वाहन लोन पर लिए गए हैं उनका लोन चुकाना है, उसमें भी कोई छूट नहीं दी जा रही है और इससे तमाम संसाधन की जो इकट्ठा किए गए थे उनमें भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। निश्चित रूप से आज ये BSA ऑफिस के सामने जो प्रबंधक संघ के लोग हैं, ये अपनी मांग को लेकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका धरना प्रदर्शन सुबह से ही जारी है। हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या समस्याएं इनके सामने आ रही हैं, उसका निराकरण कैसे हो। हम जानने का प्रयास करते हैं। आप जिला अध्यक्ष हैं शुक्ला जी, क्या समस्या आ रही हैं आप लोगों से? विद्यालय संचालित नहीं हो रहा, क्या क्या दिक्कतें हैं? हम लोगों के सामने सर बहुत ही बड़ी समस्या है। 11 माह से विद्यालय बंद हैं। हम लोगों के जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी आवाज को नहीं सुन रही है, हमारे दर्द को कतई महसूस नहीं कर रही है कि हम लोग कितना परेशान हैं। सरकार के सारा कार्यक्रम जो भी समाज का है, जो भी उनके विभाग का है, वो सब खुला हुआ है, केवल हम लोगों का विद्यालय के बंद है। और बाकी आप रोडवेज में देखिए, ओवरलोड बसें जाती हैं। कोरोना काल का कहीं कोई पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को जबरदस्ती स्कूल को बंद कराए हुए हैं और उस पर कोई भी किसी प्रकार का चिंतन नहीं कर रहे हैं कि इन लोगों का कैसे जीविका चल रहा है, इनके स्टाफ कैसे रह रहे हैं। हम लोग बहुत ही परेशान स्थिति से गुजर रहे हैं। बिजली का बिल हम लोगों के विद्यालय का लगातार हर महीने आ रहा है। SDO कनेक्शन कटवाने के लिए बार बार भेजते हैं, कई जगह कट भी गया है, उसमें कोई रियायत नहीं है। हम लोग जो बसें लिए हुए हैं उसका लगातार किस्त आ रहा है। किसी भी प्रकार की कोई सुविधा हमको ना देखते हुए हमको बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं। कि विद्यालय खोल दिए जाएं और हम जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करेंगे। अनुपालन करते हुए जैसे माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं, वैसे प्राइमरी स्तर के और जूनियर स्तर के विद्यालय भी संचालित करने के लिए लोग तैयार हैं। सरकार को इस ओर अब ध्यान देने की जरूरत है। विषय में कुछ ठोस निर्णय लेने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग काफी समस्या से जूझ रहे हैं। आर्थिक संकट इनके सामने है जो नकारा नहीं जा सकता है और इस पर सरकार को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश के साथ अखिलेश तिवारी, लाइव टुडे बलरामपुर। मिर्जापुर में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ने जनता की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बड़ा कदम उठाया। दरअसल अध्यक्ष ने वार्ड की समस्याओं को जानने के बाद वहां मौजूद अधिकारियों को समस्या निस्तारण का निर्देश दिया और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसी समस्याएं जो कि तुरंत हल नहीं की जा सकती, उसके लिए एस्टीमेट बनाकर देने को कहा गया है। इसके चलते हमारे संवाददाता ने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष से बातचीत की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। पालिका परिषद के अध्यक्ष मनोज जायसवाल अपने वार्ड की समस्याओं को जानने के लिए प्रतिदिन क्षेत्र में भ्रमण में निकल जाते हैं। लोगों से न सिर्फ मुलाकात करते हैं
बल्कि उनसे उनकी समस्याओं को जानते हैं और तुरंत ही अधिकारियों को दूर करने का निर्देश देते हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में जहां लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलना चाहते, वह सुबह ही निकल पड़ते हैं। पालिका अध्यक्ष हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं कब से इनका ये कार्यकाल चल रहा है और कब तक यह चलेगा। जी अध्यक्ष जी बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगामी जो पिछला 16 जनवरी से 24 फरवरी तक जन संवाद का कार्यक्रम सभी 38 वार्ड में हमने निश्चित किया है। उसी के तहत आज बाग कुंजलगिर वार्ड जो 14वां वार्ड है, आज शुरुआत का 14वें वार्ड में आज हम लगातार भ्रमण पे हैं। जनता की जो मूलभूत समस्या सफाई, पानी, प्रकाश की व्यवस्था, सड़क नाली, ये सब को देखता हूँ, नज़दीक जाकर मौके पे देखता हूँ और देखने के बाद संबंधित अधिकारी मेरे साथ रहते हैं। उनको निर्देशित करके जो तत्काल काम करने की व्यवस्था है उसको तत्काल किया जाता है। जो टेंडर में आएगा, जो बड़ा होगा, 1 लाख से ऊपर का काम है, ऐसे सबको आगे आने वाले समय में जब शासन से पैसा आ जाएगा तो उसका हम लोग टेंडर निकाल के स्वीकृति कराकर और फिर काम कराएंगे। तो निश्चित रूप से जनता का पूरा सहयोग, आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे लगता है अभी तक का जो 14 वार्ड का भ्रमण हो चुका आज, मुझे लगता है कि 90% जनता की समस्याओं का समाधान हुआ है। ऐसे हर वार्ड में 1-2 बड़ी समस्याएं जो आती हैं उसको मैं नोट करता हूं और नोट करने के बाद मैं प्राथमिकता देकर आने वाले समय में जब प्रस्ताव बनेगा तो माननीय सभासदों से विश्वास लेकर उस क्षेत्र में, उनके वार्ड में उन समस्याओं का समाधान कराएंगे। जैसे बाग कुंजलगिर में उधर बाएं तरफ जो मोहल्ला है, कुआं, एक प्राचीन कुआं है, वहाँ पे सुंदरीकरण के लिए मैंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया है। वो काम वहाँ का है। लगभग हमने देखा कि सभी सड़कें इस वार्ड में बन चुकी हैं, सीवर भी हो चुका है। कुछ जो जगह से सीवर की न होने की शिकायत आई है तो मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि अमृत योजना में मिर्जापुर शहर का चयन हुआ है और उसमें 203 किलोमीटर सीवर लाइन का काम होगा। जो अभी मामला हाईकोर्ट में, न्यायालय में लंबित है, जैसे उसका निस्तारण हो जाएगा सभी गलियों में सीवर का काम पूरा हो जाएगा। वहीं राजस्थान के करौली जिले में सड़कों का हाल बेहद खराब है और इस सड़क से हर दिन हजारों लोगों का आवागमन बना रहता है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस सड़क पर नवीनीकरण कार्य करवाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने विधायक PR मीणा और अन्य प्रशासनिक अफसरों से कई बार शिकायत की, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। फिलहाल क्षेत्रीय जनता को निराशा के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। कालीन नगर भदोही में बढ़ती नशेड़ियों की तादाद पर विराम लगाने की दिशा में केंद्र सरकार की पहल ने असर दिखाना शुरू कर दिया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने प्रायोजन में परख नाम की संस्था ने इसकी कमान संभाल ली और अब शराब, गांजा, भांग, तंबाकू, पान आदि के नशे बर्बाद होते हजारों नशेड़ियों की काउंसलिंग की गई, जिसमें सैकड़ों ने नशे से तौबा कर ली। देखिए रिपोर्ट। गांव से लेकर शहर तक नशे की आगोश में सबसे अधिक युवा पीढ़ी है, जिसमें न सिर्फ बीमारियां बढ़ रही हैं, बल्कि घरेलू हिंसा जैसे अपराध बढ़ने के साथ ही परिवार भी टूट रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार ने परख नामक संस्था के जरिए इस पर लगाम लगाने की पहल शुरू कर दी है। संस्था अब कलेक्ट्रेट और कचहरी तक में ऐसे नशेड़ियों की परख कर उन्हें नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करने की दिशा में कदम उठाने जा रही है। भारत सरकार और उसकी सहयोगी संस्था परख का प्रयास रंग लाया तो नशे की लत में युवा पीढ़ी की बर्बादी रुकने के साथ ही कालीन नगरी को भी नशे के मकड़जाल से छुटकारा मिल सकेगा। आते हैं, हम लोग गांव-गांव, घर-घर जाके उनको बताते हैं कि सरकार ने ये योजना चलाई है, जाते हैं उनको समझाते, काउंसलिंग के माध्यम से उनको समझाया जाता है। जो दवा लेते हैं तो फिर MBBS डॉक्टर राहुल सिंह बैठते हैं, उनसे इलाज होता है। 15 दिन पे उनका फॉलो होता है। हम लोग फिर उनको 15-15 दिन पे बुलाते हैं, उनका काउंसलिंग करते हैं, अच्छी सुविधा देते हैं, अच्छी दवाइयाँ देते हैं। जो भी हम लोग गाँव में जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, वहाँ लोगों को बताते हैं कि नशा ना करें और उनको ये सलाह देते हैं कि हमारे सेंटर पे आएँ। वो जब वो यहाँ आते हैं तो हम उनको समाज से जुड़ी सारी बातें बताते हैं, उनके आर्थिक नुकसान के भी विषय में बताते हैं कि नशा से आपका आर्थिक नुकसान होता है।
भदोही जिले के मिर्जापुर रोड गोपीगंज में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने परख नामक संस्था के सहयोग से ODIC सेंटर स्थापित किए हैं। इस सेंटर में सह प्रबंधक अनिल कुमार त्रिपाठी के साथ प्रोजेक्ट मैनेजर योगेश राय, चिकित्सक डॉक्टर राहुल सिंह, आउटरीच वर्कर सोनू मिश्रा और ज्ञानचंद राय की तैनाती है। सेंटर पर नशेड़ियों की काउंसलिंग के साथ मुफ्त में उपचार होता है। नशे से मुक्ति के लिए दवाएं भी निशुल्क दी जाती हैं। 1000 से अधिक की काउंसलिंग और करीब 100 नशेड़ियों के नशा पर विराम लगाने वाली इस संस्था ने अब तहसील कचहरी से लेकर कलेक्ट्रेट तक ऐसे नशेड़ियों की परख कर उनकी काउंसलिंग करेगी जो ऐसे संस्थान पर भी नशे का सेवन करने से बाज नहीं आते। इतना ही नहीं, भवन की दीवारों तक को पीक से रंग डालते हैं। सेंटर में विभिन्न प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोगों का उपचार किया जाता है। अभी तक यहाँ पे हजारों लोगों का उपचार हो चुका है। देखा जाए तो सैकड़ों लोग ऐसे थे जो वर्षों से नशा कर रहे थे, उनकी आदत नहीं छूट रही थी। बड़ी बात बता दें, ये सेंटर के प्रत्येक कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी, वर्कर पूरी तन्मयता के साथ डोर टू डोर, गांव से लेके नगर तक ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं और इस सेंटर पे बुला के उनकी काउंसलिंग करते हैं। यहाँ पे एक MBBS चिकित्सक के जरिए उनको न सिर्फ काउंसलिंग उनको दी जाती है बल्कि उनका समुचित उपचार किया जाता है और भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा उन्हें दी जाती है। भारत सरकार के सहयोग से भदोही जिले के गोपीगंज में संचालित आउटरीच एंड ड्राफ्ट सेंटर में नशेड़ियों के उपचार की समुचित व्यवस्था के साथ ही ऐसे लोगों का जीवन पटरी पर लौटाने की दिशा में कार्य कर रही परख नामक संस्था के जरिए सामने आई नशे से पीड़ित परिवारों की दास्तान, जिसमें सबसे खराब माली हालत के चलते तमाम परिवार बर्बाद हो रहे हैं और टूट भी रहे हैं। इसी नशा से प्रभावित है, वो नशा चाहे जो भी हो, भांग हो, हीरोइन हो, चरस हो, शराब हो, उनका इलाज हम लोग निःशुल्क करते हैं काउंसलिंग के माध्यम से। ये भारत सरकार का एक उपक्रम है जो हमारे जनपद को मिला है और हम लोग इसके माध्यम से प्रचार प्रसार के माध्यम से हमारी टीम देहातों गांव में जाके इसका प्रचार प्रसार करती है। अगला कदम हम लोगों का कलेक्ट्रेट, कचहरी, जज्जी, हर जगह जाके हम लोग को चिन्हित करना है कि कौन कौन से नशा में व्यस्त हो गए हैं, उनको हम लोग काउंसलिंग के माध्यम से और ज़रूरत पड़ी तो भर्ती के माध्यम से भी उनका हम इलाज कराएंगे। ये सुविधा हमारे यहाँ इस सेंटर पर आउटरीच एंड ड्राफ्टिंग सेंटर गोपीगंज भदोही के नाम से है। यहाँ जो भी दवाएं मिलती हैं वो मुफ्त मिलती हैं, उनका 1 रुपये भी खर्चा नहीं लगता। हम भर्ती के लिए भी बेचते हैं, अदर जनपद में जहाँ भर्ती सेंटर है वहाँ भी 1 रुपये खर्चा नहीं लगता। जी, एक्चुअली में ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है भारत सरकार और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये संचालित किया गया है। ठीक है, हमारे NGO परख के थ्रू ये चलाया जा रहा है और हम लोग जो व्यसनी लोग हैं, जो लोग नशा गलती से नशा सीख गए हैं और उनसे छूट नहीं रहा है, तो हमारी संस्था जो है, हमारे जो भी स्टाफ हैं, हम लोग नए व्यसनियों से मिलके, पुराने व्यसनियों से मिलके उनको नशा छोड़ने के लिए जो है जागरूक कर रहे हैं। प्लस हर गांव में जाके जो भी हितधारक लोग हैं, ग्राम प्रधान हैं, चेयरमैन वगैरह हैं, उनसे भी संपर्क करके उनको अपनी संस्था में बुलाते हैं, मीटिंग रखते हैं और उनको उचित परामर्श और दवा के माध्यम से उनको नशा से मुक्त होने की सलाह देते हैं। साथ ही घरेलू हिंसा जैसी घटनाओं में भी नशे के चलते इजाफा हो रहा है। हाल के दिनों में पुलिस महकमे के गुड वर्क में सबसे अधिक शराब और गांजा पकड़ने की घटनाओं से ये भी साबित हुआ कि कालीन नगरी नशे के मकड़जाल के भंवर में है। ऐसे में भारत सरकार का ये प्रयास व्यसन मुक्ति की दिशा में रामबाण साबित हो सकता है। तो जनपद में बहुतायत संख्या में लोग एल्कोहल से लेकर तमाम नशा से ग्रसित हैं और आपको बड़ी बात ये भी बता दें कि नशा छोड़ने के लिए जिस तरह से यहाँ काउंसलिंग दी जाती है वो अपने आप में अनूठी है। लाइव टुडे के लिए भदोही से मिथिलेश द्विवेदी। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।
एक मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए, देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जौनपुर में अमृत योजना के तहत सीवर लगाने का काम पूरे शहर में चल रहा है। शहर के मुख्य मार्गों को खोदकर छोड़ दिया गया, जिससे लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन की नज़र इस ओर नहीं पड़ रही। तस्वीर जौनपुर शहर की है, जहां पर अमृत योजना के तहत सीवर लाइन लगाने का काम चल रहा है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से सड़कें खोदकर ऐसे ही छोड़ दी गई, जिससे कि पूरे शहर में घंटों तक जाम लगा रहा और लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो रास्ते पहले 10 मिनट में तय होते थे, उन रास्तों पर अब घंटों जाम लगा रहता है, लेकिन तब भी जाम की वजह से पहुंचना लोगों को भारी पड़ रहा है। जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि टीडी कॉलेज हमारा कॉलेज है, उस रोड पे हम लोग जाते हैं तो सही जा नहीं पाते, क्योंकि वहाँ की रास्ते इतने ख़राब हैं, हम लोग धूल मिट्टी से भर जाते हैं। और वहाँ की जो देख रेख करने वाले लोग वो तो ध्यान ही नहीं देते हैं, उनको तो अपनी चीज़ों से मतलब होती है। अधिकारी हैं, आज कितने महीनों से रोड खराब हुआ है, उन लोगों को देखना चाहिए। भाई हम लोग स्टूडेंट, हम लोग को इतनी परेशानियाँ होती हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं, कौन देखेगा, कौन इसके जिम्मेदार हैं, बताइए हमें। एग्जाम भी लगता है, एग्ज़ाम इसमें अब पढ़ने वाला है, अब हम लोग परेशान ही है, लेकिन इसका कोई व्यवस्था ही नहीं है कि भाई उस रोड को सही किया जाए। सही कराने के लिए भी उन लोग को सोचते हैं कि कराएं कि ना कराएं, ऐसी व्यवस्थाएं किसको देनी पड़ेगी। सरकार तो अपना काम करे, लेकिन जो उनके नीचे ऑफिसर है उनको तो काम को सोचना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं वो। हम लोग तो जाम भी लग रहा है, जाम भी लग रहा है वहाँ पर। अब इसमें हम लोग खुद परेशान हैं, पढ़ाई हम लोग की उस वजह से रोड की बहुत दुर्दशा है। कचहरी रोड एकदम खोद करके रख दिए हैं, आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही है, धूल मिट्टी से सारे जनता को परेशानी हो रही है। और रोडवेज से टीडी कॉलेज रोड खोद कर रख दिए हैं, वो भी एकदम परेशान कर दिए हैं सारे लोगों को। धूल माटी से दिन भर दुकानदार बेचारे और सारी जनता परेशान हो रही है। और ऐसे में हमारे अधिकारी कर्मचारी जितने हैं आला अधिकारी सब जो है देख रहे हैं, आराम से चैन से सो रहे हैं। इस पर कोई अंकुश नहीं लगा रहा है कि ये व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल सके, आने जाने में राहगीरों को दिक्कत न हो, इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। योगी सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे। ये कहना है अन्नदाताओं का, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का एक एक रुपया खेतों में अच्छी फसल के लिए लगाया, लेकिन आवारा पशुओं ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। जहां एक तरफ किसान कड़कड़ाती सर्दी में भी अपने खेतों की रखवाली कर रहे, वहीं मैनपुरी में गौशालाओं की बदहाली के चलते छुट्टा घूमती गायों की वजह से किसानों की हरी भरी लहलाती फसलें बर्बाद हो गईं, जिस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। वहीं अगर गौशालाओं की बात की जाए तो यहां पर दूध देने वाली गायें ही रखी जा रही हैं, बाकी के जानवरों को गौशाला के लोग किसानों की फसल चुगने के लिए बाहर छोड़ देते हैं। रात भर जगता किसान, गाय आवारा घूम रही हैं, किसान की लापरवाही, सरकार की लापरवाही से। इनका इंतजाम करे सरकार, गौशाला खोले हैं, उनमें कोई गाय नहीं रख रहे हैं, रात में गाय ढील लेते हैं लोग। 6 बजे लोग किसान परेशान हो रहे हैं, रात में जफाई रात जगते किसान परेशान है, न खाना है न पीना है। रात को सारी रात जगने के कारण किसान वैसे ही दुखी हो रहा है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है,
सरकार से कुछ रिक्वेस्ट ये करो, मेरे का ध्यान तो देगा उसे कौन। घर चले जाएं तो सारा नुकसान कर देते, पूरा खेत खा जाती, फसल पूरी फसल बर्बाद हो गई है। इसमें तो गाय की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना गौशाला में गई हैं डिल रही हैं, ना कुछ ऐसे खेतों में डिल रही हैं गई हैं। परेशान किसान बहुत ज़्यादा है। कितना समय तक आप रखवाली करते हैं खेतों की? यही रात को एक बारी करीब आधी रात तक करते हैं, 12-1 बजे तक, फिर चले जाते हैं और फिर भी गईयाँ खा जाती हैं। गईयों की वजह से झुंड के झुंड आते हैं और गाय, हम घर चले जाते हैं तो गाय झुंड में लग जाती हैं खेतों में जी। इस वजह से हम गईयों से परेशान हैं और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इस वजह से खेतों की रखवाली नहीं हो पा रही है, गाय खेत चले जाती है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।